ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं। जी हां, पॉजिटिव न्यूज, अच्छी खबरें, ऐसी खबरें जो आपके चेहरों पर मुस्कान ले आएंगी। शुरुआत करते हैं गुड न्यूज इंडिया की। मैं हूं निखिल सिंह, मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया। जी हाँ, बदल रहा है इंडिया और उसी बदलाव को आप तक पहुंचाने की कोशिश है ये कार्यक्रम गुड न्यूज इंडिया। अगले आधे घंटे में साधारण लोगों की ऐसी असाधारण कहानियां जो आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देगी। और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मिलाते हैं कुछ प्रतिभाशाली बच्चों से। कहते हैं कि होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। कुछ ऐसे ही होनहार बिरवा से मिलवाएंगे जो छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और कमाल कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जो वहां के बच्चों और वहां के परिवारों की जिंदगी को रोशन कर सकती है। और इसी तरह से नक्सल प्रभावित इलाके के इन्हीं बच्चों ने अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने परिवार और अपने गांव का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इंदु और रोशन, इन दो बच्चों की कहानी है, लेकिन इसके अलावा भी और भी ढेरों सारे बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से आज कामयाबी की एक नई इबारत लिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के मेधावी बच्चे लिख रहे हैं सफलताओं की नई नई दास्तान। आज ऐसे ही दो बच्चों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ये है 7वीं कक्षा की छात्रा इंदु मानिकपुरी, जिसे इनोवेटिव सोच के लिए 2016 के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारी सुविधा है जिससे हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है। यहाँ के टीचर्स भी अच्छे से हमको पढ़ाते हैं और इवनिंग क्लासेस लगते हैं। जो भी सुबह हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग को जो भी डाउट होता है वो डाउट हम लोग इवनिंग क्लासेस में क्लियर कर सकते हैं। टीचर्स भी वहाँ पे रहते हैं तो हम लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं होता और जो जिस दिन का डाउट है उसी दिन क्लियर हो जाता है। तो हम लोग को पढ़ाई में और ज़्यादा हेल्प हो जाता है इससे। इंदु की उपलब्धि इन मायनों में खास है कि वो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के गीदम के आस्था विद्या मंदिर की छात्रा है। इंदु मात्र 2 साल की थी जब नक्सलियों ने इंदु के पिता, जो कॉन्ट्रैक्टर थे और एक पुलिस स्टेशन बना रहे थे, उन्हें गोलियों से भून दिया। इंदु के परिवार के जीवन के संघर्ष को आसान बनाया सरकार द्वारा ऐसे नक्सलवाद से पीड़ित परिवारों के बच्चों के लिए चलाए जा रहे आधुनिक तकनीक युक्त आवासीय विद्यालयों ने। वहाँ से लेके आने, छुट्टी में भी आने से 1-2 दिन रहती है, उसके बाद में फिर है ना मैं चले जाऊंगी। अब क्लास नहीं लगे सालों, जब छुट्टी जब तक देते हैं उससे पहले ही मेरे को छोड़ के आ जाओ। हम लोग किसी तरह से भले एक रविवार पढ़ रहा है, कोई छुट्टी पढ़ रहा है बीच में, कि एक दिन के लिए रुक बोलने से नहीं। पापा चाहते थे कि मैं बचपन से IAS ऑफिसर बनूं और बहुत कुछ बताते हैं उनके बारे में। पापा जो थे वहाँ पूरे गांव में मेन थे, तो उनके कहने से सब कुछ वहाँ पे लोग भी बहुत चाहते थे उनको। और गांव में सड़क वगैरह बनवाना सब पापा बनवाया। नक्सलियों के कहर से बच्चों के बचपन को सहेजने की कोशिश के तौर पर शुरू किए गए पोटा कैबिन्स आज भविष्य के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही एक सुकमा के पोटा कैबिन्स के 7वीं का छात्र है रोशन सोढ़ी, जिसने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। जी, इसका इनोवेटिव आइडिया है कि EVM मशीन में एक ऐसा बटन या सॉफ्टवेयर लगाया जाए या डाला जाए जिससे नक्सल प्रभावित एरिया, जैसे हम नक्सल प्रभावित एरिया में रहते हैं, यहाँ पर अक्सर क्या है वोटिंग के समय लूटपाट होते रहता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए कि उसमें एक ऐसा बटन या सॉफ्टवेयर डाला जाए ताकि आपातकालीन समस्या में अगर कोई ऐसा घटना घटता है तो उस बटन या सॉफ्टवेयर को प्रेस करके हम उस डाटा को सीधा जिला निर्वाचन शाखा में पहुंचा सके। इंदु और रोशन जैसे कितने ही बच्चों के सपनों को वास्तविकता के धरातल से उड़ान दे रही हैं इन नक्सल प्रभावित इलाकों में की जा रही इस तरह की पहल। कहते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और ऐसे में घर का मुखिया अक्सर एक पुरुष ही होता है और घर के बाहर तख्ती पर नाम भी उसी पुरुष का होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बदलाव अब हमें साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा जाए आपने कि घर के बाहर जो नेम प्लेट होती है उस पर पुरुषों का नाम होता है, लेकिन आपने ये भी जोड़ा कि बदलाव आ रहा है। तो इस बदलाव की बयार को हम आपको दिखाएंगे, ले चलेंगे छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में, जहां घर के नेम प्लेट पर लड़कियों का, घर की बेटियों का नाम लगाया जाता है। और सिर्फ ये घर की नेम प्लेट बदलने की बात नहीं है बल्कि मानसिकता बदलने की बात है। आइए देखिए ये खास खबर। माँ, अगर मैं मेरा नाम
शीतल से शेखर कर दूं, तो क्या तुम मुझे थोड़ा और पढ़ने दोगी? अप्पा, अगर मैं अपना नाम राधिका से राहुल कर दूं, तो क्या आप मुझे किसी दूर शहर में पढ़ने भेजेंगे? सपने हासिल करने का मौका सिर्फ बेटों को क्यों, बेटियों को क्यों नहीं? देश बदल रहा है, बदलाव की ये बयार छत्तीसगढ़ के दूर दराज नक्सल प्रभावित गांवों तक भी पहुंच रही है, जो पूरे भारत के लिए मिसाल है। छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में लोग पीएम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की सोच को साकार करने में लगे हैं। नक्सलवाद से प्रभावित बालोद जिले के गांवों में लोगों ने एक अनूठी मुहिम के तहत अपने घरों के बाहर अपनी बेटियों की नेम प्लेट लगाई है। इस अभियान को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद मिल रही है और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने घरों के बाहर परिवार की बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाई है। इस बदलाव से सबसे ज्यादा खुश हैं बेटियां, जिन्हें सशक्त होने का एहसास हो रहा है। उनका मानना है कि ये उनके लिए किसी सपने के साकार होने जैसा है। इस मुहिम के कारण लड़कियों के प्रति गांवों के लोगों की सोच बदल रही है। आज बेटियां किसी से कम नहीं है, बेटियां हर क्षेत्र में देखो सबसे पहले है। तो आज तक के हम लोगों के नाम से नेम प्लेट लगता था, पर आज हमारी सोच बदल गई है। हम अपनी बेटियों को एक अलग पहचान देना चाहते हैं। उनके नाम से आज घरों में नेम प्लेट लगाया जा रहा है और ये हमारी सोच है कि और हम यही चाहते हैं कि हर बेटियों के नाम में नेम प्लेट लगे और हर के घर में हो, ताकि उनकी अलग पहचान बने, अलग छवि बने। दरअसल लड़कियों की शिक्षा एवं समाज में उनकी पहचान को सशक्त बनाने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की गई है। इस अभियान से जिले के गांवों में अब सामाजिक बदलाव की लहर साफ दिख रही है। बेटियों को बचाने के साथ ही उन्हें पहचान दिलाने की सकारात्मक सोच के साथ अभिभावक आगे आ रहे हैं। जो शिक्षित बेटियां हैं परिवारों की, उनका नेम प्लेट घर के बाहर मुखिया के तौर पर लगाना शुरू किया। इससे न केवल आसपास के लोगों में जागरूकता आई कि बच्चियों को पढ़ाना हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी है, बल्कि उन बच्चियों में भी एक नया आत्मविश्वास जागा कि हम भी जो शिक्षित बच्चियां हैं वो भी समाज के लिए कुछ करने के लिए अपना योगदान कर सकती हैं। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए नेम प्लेट्स को हरे रंग से रंगा गया है और इस पर सफेद पेंट से नाम लिखे गए हैं। जिला प्रशासन का मानना है कि ये मुहिम माता पिता को अपनी बेटियों को न सिर्फ स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर रही है, बल्कि उनकी पुरुष प्रधान सोच को भी बदल रही है। बेटी आज विमान भी उड़ा सकती है, हमारी बेटी आज नेता भी बन सकती है। हर चीज सोचिए कि किसी चीज पर हमारी बेटियां पीछे नहीं है। इसलिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी अभियान को बड़े ही गर्व से लेते हैं। जिले के ग्राम अर्जुंदा, भारदाकला, कापसी, अर्जुनी टेकरी सहित 110 ग्राम पंचायतों में आज बच्चियों के नामों की तख्ती देखी जा सकती है और इस अभियान ने अब शहरी क्षेत्रों में भी अपना रुख करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार की मुहिम देश के हर कोने में शुरू की जानी चाहिए, ताकि लोगों को ये एहसास दिलाया जा सके कि हमारी बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए बालोद से मोहम्मद फारूक के साथ राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि गुड न्यूज इंडिया का सफर जारी है। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। सुपर बाइक से लेकर ट्रक तक सब दौड़ाते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की माँ खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद अच्छी खबरों के शो गुड न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे आरटीआई की, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। एक ऐसा कानून जो आपको देता है अधिकार जानने का और साथ ही साथ जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करता है इन नौकरशाहों की। बिल्कुल, और इस आरटीआई को लेकर के तमाम सारे लोग इसका उपयोग गरीबों के लिए भी कर रहे हैं, मजलूमों के लिए कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनके राइट्स उन्हें नहीं मिल पाते, ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं, यानी कि वो समाज के लिए भी आ गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे ही एक आरटीआई एक्टिविस्ट से आपको मिलवाते हैं जो कानपुर के रहने वाले हैं, देवेंद्र सिंह, और ये लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव ला रहे हैं आप खुद देखिए। मिलिए उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले देवेंद्र सिंह से, जो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने हथियार बनाया है आरटीआई, यानी सूचना के अधिकार को। आरटीआई का सहारा लेकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की सोच रखने वाले देवेंद्र सिंह एक सामान्य परिवार में पले बढ़े। आईआईटी से एमटेक के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी में कुछ दिन नौकरी भी की, लेकिन छोटे छोटे काम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे आम लोगों की बेबसी और भ्रष्टाचार के दंश ने देवेंद्र को एक नई राह चुनने के लिए प्रेरित किया। देवेंद्र ने सरकारी विभागों के चक्कर काटने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए और उनका दुख दर्द दूर करने के लिए आरटीआई को अपना हथियार बनाया और इसको लेकर वो आम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। ये टैक्स लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, मेरी या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या किसी की भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि क्या ये आरटीआई से सॉल्व हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो आरटीआई से सॉल्व हो जाता है। अगर केसेस की बात करें तो पासपोर्ट का मेरा ही था, उसके बाद मेरे पापा की डेथ हुई। यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते थे वो, तो उनकी पेंशन वगैरह नहीं आ रही थी टाइम पे, डेथ ग्रेजुटी वगैरह का अमाउंट नहीं आ रहा था, उसके लिए मैंने आरटीआई लगाई। यहाँ से ओके हो गया तो बैंक वालों ने रोक रखा था डेथ ग्रेजुटी का अमाउंट 3,15,102 रुपए। 2006 से लोगों को देवेंद्र सिंह के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई। तब से उनके पास शिकायतें लेकर आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों को जागरूक करने के साथ देवेंद्र विभिन्न कॉलेजेस में आरटीआई जागरूकता अभियान चलाते हैं और युवाओं को इस कानून की ताकत से अवगत कराते हैं। 2015 में मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए जो है निकल गए थे
4-5 दिन बाद उन्होंने हमको बुलाया और एक लेटर दिया, बोला कि आपका पैसा निकल गया है, ये पैसा दोबारा आपको नहीं मिलेगा। फिर मुझे जानकारी हुई देवेंद्र सिंह के बारे में कि ये आरटीआई मतलब आरटीआई लगाते हैं। मैं इनसे संपर्क किया और इनके माध्यम से आरटीआई लगाई और करीब 1 साल बाद मेरा पैसा जो है विथ ब्याज सहित 10,000 रुपये हमको मेरे खाते में आ गया। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को ये जानने का हक है कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है वो क्या, कहां और कैसे कर रही है। नागरिकों को ये भी जानने का हक है कि उनका दिया हुआ टैक्स कहां खर्च किया जा रहा है और जनता के ये सब जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती। देवेंद्र सिंह जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट की यही कोशिश है कि लोगों को इस कानून की ताकत से अवगत कराए ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहे। गुड न्यूज इंडिया के लिए कानपुर से उमा शंकर गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंसान हो या फिर जानवर, हर किसी को एक घर चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, संरक्षण चाहिए होता है। यहाँ पर हम आपका ध्यान खींचना चाहेंगे इन आवारा पशुओं की ओर। हमने कई बार उन्हें देखा है और अक्सर वो समाज की नाराजगी का शिकार होते हैं। लेकिन अब एक ऐसे पशु प्रेमी से हम आपको मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने इन आवारा पशुओं को भी एक घर और प्यार देने की सोची है। बिल्कुल, इन आवारा पशुओं को प्यार और अपना घर दे रहे हैं पद्मिनी स्टंप और डॉक्टर रविंद्र कासबेकर। ये पुणे के रहने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ घर के नहीं अपने दिल के दरवाजे भी इन पशुओं के लिए खोले हैं। मिशन पॉसिबल नाम का ये ट्रस्ट चलाते हैं और तमाम आवारा और बेजुबान पशु इनके संरक्षण का पात्र बने हैं। वैसे तो जानवरों और पक्षियों से इंसान का प्यार कोई नई बात नहीं है। युगों से इंसान पशु पक्षियों से प्यार करता रहा है। दुनिया में कई सारे लोग हैं जो पक्षियों और जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। कई लोगों ने कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों को ऐसे अपना लिया है जैसे कि वे उन्हें अपने घर परिवार का बेहद अहम हिस्सा मानते हों। पशु पक्षियों से इंसान के बेइंतहा प्यार के कई सारे दिलचस्प किस्से भी हैं। लेकिन पद्मिनी स्टंप और डॉक्टर रविंद्र कासबेकर का पशु पक्षियों से प्यार बहुत अनूठा और बेहद निराला है। वो कई पशुओं की देखभाल उनके माँ बाप की तरह करते हैं। दरअसल बेघर जानवरों को बचाने के अभियान की शुरुआत करीब 10 साल पहले पद्मिनी स्टंप ने मिशन पॉसिबल ट्रस्ट नाम की एक संस्था के रूप में अकेले ही की थी। उस समय वो अपने 27 वर्षीय बेटे की मृत्यु के शोक से जूझ रही थी। पद्मिनी को एहसास हुआ कि आवारा जानवरों की मदद करके उन्हें बहुत शांति मिलती है और तब उन्होंने मिशन पॉसिबल की स्थापना की, जो कि पशु कल्याण के लिए एक पहल है और भटके हुए जानवरों को बचाता है। इसी के साथ उन्होंने अपने दिल और घर के दरवाजे जख्मी और बेघर पशुओं के लिए खोल दिए। जो दुख था ना, मैंने कंप्लीटली उसको डाइवर्ट कर दिया और मैं ये जो जानवरों को मैं संभालने लगी। तो इतने सालों में बहुत सारे जानवर, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, मेरे पास आए हैं, बिल्लियां, कुत्ते, और हमने उनको पाला और मैंने कम से कम आज तक 2000 प्लस डॉग्स और कैट्स को हमने घर दिया है, मैंने और डॉक्टर रवि कासबेकर ने। जल्द ही नामी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंद्र कासबेकर, जो कि पद्मिनी के पुराने पारिवारिक मित्र हैं, इस मिशन से जुड़ गए। तब से पद्मिनी और रविंद्र ने सैकड़ों जानवरों को बचाया, उनका इलाज किया, उन्हें टीके लगवाए और उन्हें पाला। आज एक समय में 100 से ज्यादा बचाए गए कुत्ते और बिल्लियों को पद्मिनी के पुणे स्थित घर गुलशन महल में आसरा मिल रहा है। मिशन पॉसिबल ट्रस्ट छोटे मोटे चंदों और पद्मिनी रविंद्र की खुद की पूंजी से ही चलता है। पैसों के अलावा ये दोनों अपना समय और अपनी ऊर्जा जानवरों की देखरेख में लगाते हैं। बेजुबान कुत्ते के लिए या बिल्ली के लिए या और कोई जानवर के लिए ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसे कौन सी संस्था है जो करती है? बहुत आप गिन सकती है। तो हम, और ये सब उनका दिया हुआ है ऊपर वाले का, तो हम करते हैं, इनके लिए करते हैं, हम हमारे लिए नहीं करते। हालांकि ऐसा नहीं है कि
कि सब लोगों ने पद्मनी की दयालु भावना भरी पहल को सराहा हो। उन्हें अपने गुस्साए पड़ोसियों का विरोध भी झेलना पड़ा। वे चाहते थे कि पद्मनी घायल कुत्तों को अपने घर में न पाले, लेकिन पद्मनी बेफिक्र हैं। उनका मानना है कि हर पशु जीने के एक मौके का हकदार होता है और उन्हें एक प्यारा आशियाना देने के लिए वो अडिग हैं। उम्मीद है कि पद्मनी और डॉक्टर रविंद्र की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करेगी और लोग बेघर मूक पशुओं को गोद लेने, उन्हें प्यार और संरक्षण देने के लिए आगे आएंगे। पुणे से गुड न्यूज इंडिया के लिए तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब बात करते हैं किसानों की। किसानों की ढेर सारी समस्याएं हैं, कभी ज़्यादा बरसात तो कभी ज़्यादा गर्मी, धूप, ओलावृष्टि। लेकिन उसके अलावा एक बड़ी समस्या है जय, आप जानती हैं कि आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाना ये एक कड़ी चुनौती है। और ख़ासतौर पर गन्ने की फसल में अगर नीलगाय का झुंड घुस जाए तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब उससे निजात पाने का तरीका शायद ढूंढ लिया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने आपको पिछले हफ्ते दिखाया था कि किस तरह किसानों ने अपने एक देसी कोल्ड स्टोरेज बनाकर अपनी सब्जियों को वो बचा रहे हैं, तो यहीं पर आपको मिलवाना चाहेंगे देवरिया के स्वामी परमानंद जी से, जिन्होंने एक ऐसे तकनीक ईजाद की है जिसके चलते वो इन जंगली जानवरों को अपने खेत से दूर रखने में कामयाब हो पा रहे हैं। उत्तर भारत के किसानों के सामने एक बड़ी समस्या है जंगली जानवरों द्वारा फसलों को बर्बाद कर देना। इसमें सबसे ज्यादा फसल बर्बाद नीलगाय जैसे जानवर करते हैं। खेतों में लहलहाती फसल नीलगाय के एक ही बार गुजरने भर से तहस नहस हो जाती है। लेकिन देवरिया के रहने वाले स्वामी परमानंद ने किसानों की समस्या से निपटने का एक कारगर तरीका निकाला है। इस किसान ने एक ऐसा केमिकल तैयार किया है जिसकी बदबू से नीलगाय या अन्य जंगली जानवर खेत के अंदर नहीं आते हैं। इस केमिकल को खेत के किनारे लाइन से बांध दिया जाता है ताकि नीलगाय या जंगली जानवर इसकी गंध से खेत के आसपास भी न भटके और फसल सुरक्षित रहती है।
इस केमिकल को लकड़ी के डंडों के सहारे खेत के चारों तरफ बांध दिया जाता है। एक बार के केमिकल से नीलगाय, ये जंगली सुअर 10 से 15 दिनों तक खेत के आसपास भी नहीं आते हैं। 3-4 साल पहले से कैसे यहाँ पे किसान इसको स्वीकार कर रहे हैं, अपना रहे हैं, उसका परिणाम सामने आने के बाद अब यह लगा कि पूरे किसानों को कैसे पहुँचाया जाए, पूरे क्षेत्र का कैसे भला किया जाए, देश का कैसे भला किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुँचे। और इससे मानवता सबसे बड़ी चीज़ जो आज पल्सेज की समस्या है, आप देखें कि पल्सेज पैदावार हमारी कम नहीं है देश में, केवल नीलगाय के इफेक्टिव होने के नाते, नीलगाय से प्रभावित होने की वजह से किसान ने बोना बंद कर दिया। नीलगाय के आतंक ने किसानों को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया था कि किसानों ने कई फसलों की खेती करना ही बंद कर दिया था। नीलगाय का आतंक तो इतना था कि चना, तिलहन, आलू, मटर जैसी फसलों के साथ गन्ने की फसल को सबसे अधिक नुकसान होता था। किसानों ने सरकार से नीलगाय को मारने की गुहार भी लगाई थी, पर वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत नीलगाय को मारना गैर कानूनी था। ऐसे में ये केमिकल इन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। जहां फार्म पे खड़े हैं, ये एक ताजा फार्म है। काफी मौर्य जी इस फार्म पे काफी टाइम से पीड़ित थे नीलगाय की वजह से। इस पे रिसेंटली ये उत्पाद लगाया गया है और इस उत्पाद की वजह से उनका कहना है कि पिछले 3-4 दिनों से नीलगाय नहीं आई है। और इस उत्पाद का जो एप्लीकेशन है, जो फील्ड पे होता है, बहुत ही इजी एप्लीकेशन है। एक बारी छिड़काव करने के बाद 7-7 दिन बाद छिड़काव करना पड़ता है और नीलगाय धीरे धीरे अपना रास्ता ही बदल लेती। स्वामी परमानंद ने अपने अभिनव प्रयोग की बदौलत और काफी छानबीन के बाद जानवरों को भगाने वाला रसायन तैयार किया है और इसने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। खास बात है कि कई सरकारी संस्थाओं ने इस रसायन का परीक्षण कर इसे उपयोगी करार दिया है। अब जरूरत है कि इस रसायन को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जा सके, ताकि किसानों को नीलगाय और सुअर जैसे जानवरों से राहत मिल सके। गुड न्यूज इंडिया के लिए संतोष चौधरी की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं आपके ईमेल्स की। दर्शकों, बड़ी संख्या में आपके ईमेल्स हमें मिल रहे हैं और उनसे हमारा हौसला भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। अब सभी प्रतिक्रियाओं को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा खत और कुछ चुनिंदा नाम आप देखिए। अशोक चिकतवार गुलबर्ग कर्नाटक से लिखते हैं कि पाबीबेन महिला सशक्तिकरण की मिसाल है और मोहम्मद अकरम खान की उल्लेखनीय उपलब्धि को भी गुड न्यूज इंडिया ने खास तौर पे बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया था और इस कार्यक्रम की संकल्पना, विचार, प्रस्तुति सब कुछ लाजवाब है। मोनिका ठाकुर लिखती है, गुड न्यूज इंडिया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से दिखाई जा रही ये प्रेरणादायक कहानियाँ यकीनन हमें प्रभावित करती हैं। बेनू सुचैन लिखते हैं, देसी कोल्ड स्टोरेज की खबर बहुत ही पसंद आई और ये खबर किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। तकनीक का उपयोग कर स्थितियां बेहतर की जा रही हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है। कमल राज प्रवीण नई दिल्ली से लिखते हैं, गुड न्यूज इंडिया हम सभी को कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित करता है। सिर्फ MBA करने वाले ही सफल उद्यमी बन सकते हैं। पाबीबेन ने इस धारणा को गलत साबित किया। देसी कोल्ड स्टोरेज की तकनीक भी कमाल है। एक बार फिर बहुत बहुत थैंक यू इतनी सारी हमें ईमेल्स भेजने के लिए। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर फिर हाजिर हो जाएंगे ढेर सारी इसी तरह की प्रेरक कहानियों के साथ। लेकिन अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारा ईमेल आईडी नोट नहीं किया है तो फटाफट से नोट कर लीजिए। क्या है हमारा ईमेल आईडी? हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। और दर्शकों, इन रिएक्शंस के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरों हो, कुछ गुड न्यूज हो या उसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरों के वीडियोस हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम अपने कार्यक्रम में उसे स्थान देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे इस आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।